वन मिनट केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वेंट रूल। ठीक है, देखिए एक बहुत प्यारा सा रूल है ये। देखिए तो बच्चों, वेंट रूल में वेंट रूल से हमें पता चलता है तो बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं, रोटेशन सिंगल बॉन्ड के थ्रू कहाँ आसान से होगी कहाँ मुश्किल से होगी उसके बारे में ये बता देता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा वेंट रूल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें आज वेंट रूल में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो आप आराम से, फिर आपको पूरी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने के लिए। आपको स्टार्टिंग में ही नोट्स डाल दिए हैं, आप यहाँ से इसे देख के आराम से। देखिए, तो फंडा वन मिनट केमिस्ट्री में आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वेंट रूल। और वेंट रूल हमें क्या बताता है? वेंट रूल हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होने में कहाँ इजीली होगी कहाँ मुश्किल होगी इसके बारे में भी हेल्प करता है। वेंट रूल में क्या पॉइंट हैं वो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। क्या कि जो मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पे जो एटम लगे हैं उनमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उस पोजीशन पे लगेगा जहां पे एस करेक्टर क्या होगा? कम, लेस एस करेक्टर। आई बात समझ में? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सेंट्रल एटम पे किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे लगने वाला जो एटम है, अगर वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो किस पोजीशन पे बैठेगा? जहां पे एस करेक्टर क्या होगा? लेस होगा, लेस एस करेक्टर पे। ठीक है, या फिर कह लें उस पोजीशन पे बैठेगा जहां पे पी करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, वाइस वर्सा। ठीक, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो वहां लोकेट होगा, उस पोजीशन पे होगा जिस पे एस करेक्टर क्या होगा? कम, और पी करेक्टर क्या होगा? ज्यादा। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उस पोजीशन पे बैठेगा जहां पे एस करेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा, और पी करेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस बात को उल्टा कहो। अब इसको हम उल्टा पकड़ते हैं। क्या कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां बैठेगा वहां एस करेक्टर कम था। इसको उल्टा कहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस पोजीशन पर होगा उस पर एस करेक्टर कम होगा। ठीक है, तो ये इस बात को हमें पकड़ के चलना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस पोजीशन पर लग रहा होगा उस पे एस करेक्टर कम हो गया होगा और पी करेक्टर बढ़ गया होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए दूसरा, ये कह रहा है कि लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड उस पोजीशन पे क्या क्या होते हैं? एक्यूपाई होते हैं जहां पे एस करेक्टर क्या होगा? मोर एस करेक्टर होगा, वहां पे लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड वहां पाए जाएंगे। तो ये उल्टा कह लो, कह सकते हैं कि जहां पे लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड होंगे, जहां पे लोन पेयर या डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहां पे एस करेक्टर बढ़ जाएगी। तो जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां एस करेक्टर घट गई होगी, और जहां पे लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहां पे एस करेक्टर बढ़ गई होगी। ठीक, दूसरा, लोन पेयर विल ऑलवेज हैव द मोर एस करेक्टर देन मल्टीपल बॉन्ड। अगर इन दोनों में भी कंपेयर करना पड़ जाए कि लोन पेयर का एस करेक्टर ज्यादा है कि मल्टीपल बॉन्ड का, तो जहां पे लोन पेयर होगा वहां का, देखिए जहां लोन पेयर होगा या डबल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, वहां पे एस करेक्टर ज्यादा होगा। मगर इन दोनों में भी कंपेयर करें तो जहां पे लोन पेयर होगा उसका एस करेक्टर ज्यादा होगा, मतलब लोन पेयर ज्यादा एस करेक्टर वाली पोजीशन पे बैठेगा। या उल्टा कह लो, जहां पे लोन पेयर होगा उसमें एस करेक्टर बढ़ेगा ज्यादा, उसमें एस करेक्टर ज्यादा बढ़ गया होगा, और मल्टीपल बॉन्ड में भी बढ़ेगा एस करेक्टर, मगर इससे मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा किस पे? लोन पेयर पे। क्लियर होगी बात? तो यही दो तीन बातें हैं। और तीसरी बात, नेक्स्ट बात क्या होगी? चलिए, तो बात आपको ध्यान रखना है।
तो मोर इलेक्ट्रॉन, मैंने पढ़ देता हूं, देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्यूपाई दैट पोजीशन ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल्स विच हैज लेस एस करेक्टर, ठीक है, और मोर पी करेक्टर, या तो एस करेक्टर लेस हो या पी करेक्टर क्या हो, मोर हो, एंड वाइस वर्सा। तो कह रहा है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हाइब्राइड ऑर्बिटल्स में उस पोजीशन को एक्यूपाई करेगा जहां पे एस करेक्टर क्या होगी, कम होगी, ठीक, या पी करेक्टर क्या हो, ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे की उल्टी, अगर एस करेक्टर जहां पे कम तो वहां पी करेक्टर बढ़ गई होगी। तो कुल मिला के क्या, इसको रिवर्स याद रखिए, क्या होगा कि एस, चलिए वो बाद में बताएंगे। दूसरा, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड एक्यूपाई दैट पोजीशन ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल विच हैज द मोर एस करेक्टर। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड उस पोजीशन, हाइब्राइड ऑर्बिटल की उस पोजीशन को एक्यूपाई करेंगे जहां पे एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा, ठीक, और लोन पेयर विल ऑलवेज हैज द मोर एस करेक्टर देन बॉन्ड पेयर, या कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो एस लोन पेयर का जो एस करेक्टर है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, बॉन्ड पेयर या मल्टीपल बॉन्ड से। उल्टा कह लीजिए, अगर हम बात करें सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एस करेक्टर होगा मल्टीपल बॉन्ड का, मल्टीपल बॉन्ड से भी ज्यादा एस करेक्टर किसका होगा, लोन पेयर का, ठीक। ये ऐसे कहो तो इसमें क्या बातें निकली, बातें ये निकल गई कि जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, हाइब्राइड ऑर्बिटल्स की जिस पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पे एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम, और जहां पे लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहां पे एस करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना एस करेक्टर कम, उसके बाद उससे ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड का एस करेक्टर, उससे ज्यादा होगा मल्टीपल डबल ट्रिपल बॉन्ड का एस करेक्टर, और उससे भी ज्यादा एस करेक्टर किसका होगा, लोन पेयर का। चलिए नेक्स्ट, फोर फिक्स्ड सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम्स, फोर फिक्स्ड सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम्स एंड फोर सेम हाइब्राइड ऑर्बिटल्स, ठीक है, सेंट्रल एटम सेम हो, टर्मिनल एटम सेम हो, और हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल्स भी क्या हो, स्टेट भी सेम हो। तो उस केस में क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ है, जितना ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली तो होती है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा समझ लीजिए बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, कम। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर के, या बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एस करेक्टर के, और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस करेक्टर के। तो ऐसे बात ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड एंगल भी उतना क्या होगा, ज़्यादा, और जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो बस दो बातें ध्यान रखनी है इसमें, ये कि एस करेक्टर जितना ज़्यादा, एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम, ठीक। और एस करेक्टर क्या होगा, कैसे चलेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्डेड का, सिंगल बॉन्डेड से ज़्यादा किसका होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड का, डबल ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा एस करेक्टर किसका होगा, लोन पेयर का। आ गई बात समझ में। तो अगर मान लीजिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एफ, तो एफ से ज्यादा किसका होगा, सिंगल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एस करेक्टर होगा डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड से ज्यादा किसका होगा, लोन पेयर का होगा। यही एक बात में ध्यान रखनी है। और जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, मगर बॉन्ड लेंथ उतनी कम। ये छोटा सा बैंड रूल है। चलिए, 4% एस करेक्टर और या पी करेक्टर, अगर किसी भी हाइब्राइड ऑर्बिटल में हमें एस परसेंटेज या पी परसेंटेज निकालनी है, पी परसेंटेज करेक्टर, तो वो इस तरीके से हमें निकलेगा, किसमें, जैसे कॉस थीटा, तो उसका एक फॉर्मूला है, कॉस थीटा इक्वल होता है एस करेक्टर माइन एस अपॉन 1 एस माइनस 1। तो कॉस थीटा इक्वल होगा एस अपॉन एस माइनस 1, ये इजिकल टू होगा पी माइनस 1 अपॉन पी। ठीक है, तो एस अपॉन एस माइनस 1, या उल्टा होता है उसका पी माइनस 1 अपॉन पी। चलिए, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे आपने देखा PCl5, PCl5 में क्या है, PCl5 में जो हाइब्रिडेशन है वो कितनी आती है, sp3d, और sp3d का मतलब 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल का मतलब होता है जब भी 4 से ज़्यादा ऑर्बिटल हो, अगर 5 हो जाए तो क्या करते हैं, 2 ऑर्बिटल तो क्या जाती हैं प्लेन के अप डाउन, 2 तो जाएंगी प्लेन के अप और डाउन, और बाकी कहाँ आती हैं, प्लेन में। तो इसमें अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो 5 वाले के लिए स्ट्रक्चर क्या होती है, एक तो ट्रायंगल बन जाएगा, और एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे क्या बनते हैं, 2 पिरामिडल। तो ट्रीगोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप होती थी। और ये जो एंगल है ये कहलाते थे इक्वेटोरियल एंगल, ये कहलाते इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो अप और डाउन होते थे प्लेन के परपेंडिकुलर उन्हें बोलते थे एक्सियल। यहाँ पे इनके बीच में जो इक्वेटोरियल थे उनके बीच में एंगल थे 120, 120, 120, और जो एक्सियल थे उनके बीच में एंगल था 90। एक्सियल वालों में एंगल कम था, बॉन्ड एंगल कम था, 90 एंगल कम था तो रिपल्सन ज़्यादा था बॉन्ड पेयर का, और रिपल्सन ज़्यादा था इसलिए एक्सियल वालों की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई थी और स्ट्रेंथ क्या हो गई थी, कम। ठीक, ऐसा हमने पढ़ा था।
अब क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब ये PCl5 की जगह क्या है, इसमें PCl3F2 है। अब ये क्या कर गए, सेंट्रल एटम पे लगने वाले जो एटम थे वो PCl5 था, पहले तो पांचों के पांचों सेम थे, अब ये सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो बस पहली बात तो यही बात आ जाएगी कि जो Cl है वो किस पे जाके लगेंगे और F किस पे लगेंगे जाके। तो समझिए, इसकी में हम हाइब्राइड ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो वही निकल के आएगी sp3d, क्योंकि p क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और इस पे 5 ही क्या लगे हैं सेंट्रल एटम पे। मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच हैं 5, तो 5 के 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन हो जाएगी sp3d, लॉन पेयर 0, पाई बॉन्ड भी 0। चलिए sp3d में अगर हम बात करें तो देखिए, ये बात आप बस डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। क्या रखें, अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो एक तो ये प्लेन वाले होते हैं, एक तो ये प्लेन वाले हैं और ये वर्टिकल अप डाउन वाले हैं। तो जो प्लेन वाले में जो ऑर्बिटल आती हैं इसमें क्या होगा, देखिए जो एस करेक्टर, इसमें एक ही तो एस है, इस एक एस में से क्या होगा 1/3 जो एस है वो तो जाता है प्लेन के अप डाउन। एस एस परसेंटेज का कितनी एस है इसमें, इस पूरी में एक एस है, तो इस एक एस का 1/3 पार्ट तो जाता है इसमें एक्सियल में, और बाकी बचा 2/3 पार्ट किसका, एस का, वो किस में जाता है, वो जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड में। अब इक्विटोरियल बॉन्ड में टोटल एस करेक्टर है कितना, इक्विटोरियल बॉन्ड में टोटल करेक्टर है 2/3 एस, मगर इक्विटोरियल बॉन्ड है कितने, 3 हैं। तो जब 2/3 को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, हर एक हिस्से में कितना आएगा, हर एक हिस्से में आएगा 2/9 2/9 2/9। देखिए 2/3 को बाई 3 और कर दो तो कितना आ जाएगा 2/9। तो यहाँ पे एस करेक्टर कितना है 2/9, यहाँ पे भी कितना है 2/9 और यहाँ पे कितना है 2/9। चलिए अब जो प्लेन के अप डाउन आते हैं यानी कि जो एक्सियल है, एक्सियल पे एस का कितना टोटल आता है, एस का टोटल आता है 1/3 एस। अब ये 1/3 एस के कितने हिस्से बटेंगे, कितने कितने एक्सियल हैं, 2 हैं, तो 2 में बटेगा 1/3 का 2/2 करूंगा तो कितना आएगा 1/6, तो 1/6 एस परसेंटेज यहाँ और 1/6 एक्स करेक्टर यहाँ। तो अगर मैं एक्सिस पे देखूं तो एक्सियल पे देखूं तो एक्सियल पे जो एस करेक्टर है कितना आ रहा है 1/6 1/6, क्यों, क्योंकि एक्सियल के हिस्से में कितना एस करेक्टर आता है 1/3। वो 1/3 कैसा आया, वो इसी से निकलता है, ठीक। और जो किससे निकलता है, एंगल की वजह से, यह एंगल कितना 90, जैसे यहाँ एंगल कितना है 20, जब इसमें लगाते हैं फॉर्मूले में तो यहाँ से निकल कर आते हैं ये वैल्यू। चलिए तो इसमें एक्सियल के हिस्से में एस करेक्टर कितना गया 1/3, और 1/3 को 2 हिस्सों में करना है तो कितना 1/6 1/6। और इक्विटोरियल अगर मैं बात करूं इक्विटोरियल यानी कि प्लेन, तो प्लेन पे एस करेक्टर कितना गया था 2/3, इसके 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा क्योंकि 3 बॉन्ड बनेंगे ये, यानी कि 3 ऑर्बिटल होंगी ये, तो इसमें अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2/9 2/9। अब देख लो एस करेक्टर कौन सा ज्यादा है, 2/9 ज्यादा है कि 1/6, तो 2/9 वैल्यू बड़ी है किससे, 1/6 से। आप सोल्व करके देख लीजिए, पॉइंटों में निकाल लो तो इसका पॉइंट बड़ा आएगा उसका छोटा आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है कि जो इक्विटोरियल बॉन्ड है, इक्विटोरियल बॉन्ड पे एस करेक्टर ज्यादा है और जो एक्सियल बॉन्ड है उन पे एस करेक्टर क्या है, कम है। तो आगे से बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो sp3d यानी कि ट्रीगोनल बाइपिरामिडल शेप है, ट्रीगोनल बाइपिरामिडल शेप में जो एस करेक्टर है वो इक्विटोरियल पे एस करेक्टर ज्यादा होता है और एक्सियल पे एस करेक्टर क्या होता है, कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल पे डी की परसेंटेज ये आती है 2/3, पी की आती है 1 और एस की आती है 1/3, किसके लिए, एक्सियल के, ठीक है। और एक तो आप ध्यान रखिए जो ट्रीगोनल बाइपिरामिडल है इसमें क्या होगा, जो एक्सियल हैं इन पे एस करेक्टर कम है और जो इक्विटोरियल है इन पे एस करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। अब अगर हम बात करना है, इसको हमें रखना है, इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, Cl है कि F है, F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो किस पोजीशन पे बैठेगा, जहां पे एस करेक्टर क्या है, कम, और एस करेक्टर कहाँ कम है, एस करेक्टर किस पे कम है, एक्सियल पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे F और यहाँ पे क्या आ जाएंगे Cl। क्लियर हो गई बात। चलिए देखिए, तो हमने जब क्या करा PCl3F2 की स्ट्रक्चर बनाई तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रीगोनल बाइपिरामिडल जो ये शेप बनी है, इस ट्रीगोनल बाइपिरामिडल शेप में ये देखिए ट्रायंगल बनता दिखाई देगा, ये क्या होगा ट्रायंगल, और ये क्या होगा ट्रायंगल के ऊपर एक पिरामिडल ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा, लेस एस करेक्टर, और यहाँ पे जो इक्विटोरियल बॉन्ड है उन पे एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। एस करेक्टर ज़्यादा वैसे भी पता चलेगा, देखिए जहाँ पे बॉन्ड एस करेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। आपको अगर नहीं ये बात आप भूल भी जाओ तो कैसे पता कर सकते हैं,
पता कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विटोरियल बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड कितने हैं, ये बॉन्ड कितने हैं जी 120 120 120। जबकि जो एक्सेस पे बॉन्ड खड़ा है, यानी कि ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये बॉन्ड कैसा है, वर्टिकल अप, और जो वर्टिकल अप है वो हॉरिजॉन्टल वालों से एंगल हमेशा क्या बनाएगा 90, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा 90। तो 90 एंगल, जहां पे बोन एंगल क्या होगा ज्यादा, वहां पे एस करेक्टर क्या होता है ज्यादा, क्योंकि उल्टा देखिए बोन एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस करेक्टर के, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा बोन एंगल, या उल्टा कह लो जितना बोन एंगल ज्यादा उतना एस करेक्टर क्या है ज्यादा। तो यहाँ पे बोन एंगल इस एरिया में क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि बोन एंगल बड़ा था, और वहां पे क्या है एस करेक्टर कम होगा, इसलिए बोन एंगल भी क्या हो जाएगा, इसलिए बोन एंगल वहां क्या हो जाएगा कम, और होता भी है, यहाँ एंगल होता है 90 और वहां होता है 120। क्लियर। तो चलिए, अगर आप भूल भी जाओ, नहीं भी पता आपको कि एक्सियल पे एस करेक्टर ज्यादा है कि इक्वेटोरियल पे, तो जिसका एंगल ज्यादा उसका एस करेक्टर ज्यादा, जिसका एंगल कम उसका एस करेक्टर कम। चलिए, तो यहाँ पे एंगल कम था तो यहाँ पे एस करेक्टर कम था, तो जो एस करेक्टर कम है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ बैठते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस पोजीशन पे जाके अटैच होंगे जहाँ पे एस करेक्टर कम होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी कम। क्यों बैठते हैं, चलो इस बात को भी बता देता हूँ कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेस उस पोजीशन पे क्यों बैठते हैं जहां पे एस करेक्टर कम है। समझिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता हो, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता हो वो कहलाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब वो कहां जाके बैठेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है, नेचर होती है, आदत होती है इलेक्ट्रॉनों को दूसरे से छीनने की। तो ये कहां किस बॉन्ड पे जाके बैठेगा, जहां पे ये आराम से इलेक्ट्रॉनों को छीन सके। आराम से इलेक्ट्रॉनों को किससे छीनेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अगर जिसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पोजीशन पे बैठेगा तो इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो भी मोर है। तो किससे आसानी से छीन सकता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की पोजीशन हो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर की जो पोजीशन होगी उससे आराम से क्या करेगा, उसकी जितना देखिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को छीनने की, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को देने की। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां जाके बैठेगा, जहां पे एस करेक्टर कम होगा, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर के। तो जहां पे एस करेक्टर कम हो गया वहां पे इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई। तो ये बॉन्ड आराम से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, और जिससे आसानी से एफ क्या कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को छीन लेगा। यहाँ इसकी बात बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी गंदी आदत है इलेक्ट्रॉनों को छीनने की। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से छीनेगा, जहां पे बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा मतलब जिस पे एस करेक्टर क्या होगा कम, जिस पे एस करेक्टर कम होगा तो उतना क्या होगा, उतने आराम से, देखिए जितना एस करेक्टर कम उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यानी कि वीक बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से कौन छीन सकता है, एफ छीन सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर पे क्यों बैठता है, क्योंकि वो बॉन्ड वीक होगा तो आराम से क्या कर सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके इलेक्ट्रॉनों को छीन सकता है, अपनी नेचर को, अपना मतलब पूरा कर सकता है। चलिए, दूसरी बात, इस पे क्या होगा, देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को छीनेगा तो इस पर आएगा माइनस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो इस पर क्या आएगा प्लस। तो इस पर नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होगी। जहां पे एस करेक्टर कम होगा तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये सारी कवायद किस लिए हो रही, बॉन्ड बनने की, जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जाती है जिससे स्टेबिलिटी हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ऐसे भी हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो टेंडेंसी माइनस चार्ज की, और ये जो पोजीशन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एस करेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इस पे पॉजिटिव टेंडेंसी होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आराम से अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगी जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो देखिए एफ क्या है, एफ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एफ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट वांट टू बी वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये कहाँ बैठना चाहेगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो कम। क्यों बैठना चाहेगा, सो इट कैन अटैक मोर, जिससे ये अट्रैक्शन मोर कर सके। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कम कहाँ होगी, जहां पे एस करेक्टर क्या होगा कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली होती है एस करेक्टर के। तो जहां जिस पोजीशन पे एस करेक्टर कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आराम से बैठ जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसलिए वो कहाँ बैठेगा, एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कम। सो इट ऑलरेडी बीक एक्सियल, तो ये जो बॉन्ड था वो ऑलरेडी क्या था, बीक था, मगर गेट चार्ज इंड्यूस। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आने से किस पोजीशन पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन पे आने से एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा किसके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन के, तो वहाँ पे एक चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस, और वो चार्ज क्या कर देगा, वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर देगा, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी थोड़ी सी, एक्सियल बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिससे कंपाउंड क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी अच्छी बात है। चलिए अब बात करें बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ अगर हम जनरली, अभी हमने जैसे बात करी थी PCl5 की, तो PCl5 को जब हम करते थे हीट के, PCl5 को हीट करेंगे तो PCl3 बनता है प्लस Cl2, दो Cl ब्रेक हो जाते थे। कौन से ब्रेक होते थे, वो एक्सियल वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम था 90, तो बॉन्ड पर रिपल्सन ज़्यादा था, जिससे ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई थी, या कह सकते हैं ये बॉन्ड क्या हो गया था, वीक। ये वीक बॉन्ड होता है एक्सियल वाला, तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा थी, एंगल कम था तो रिपल्सन ज़्यादा थी, जिससे बॉन्ड क्या हो गया था, वीक, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो गई थी, ज़्यादा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, मगर अब इस केस में उल्टा हो गया, बॉन्ड लेंथ एक्सियल के बजाय इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो वाई वाली ज़्यादा हो गई, किससे, एक्स से। ऐसा क्यों हो गया, होनी तो एक्सियल वाली चाहिए। अगर PCl5 की बात करूं तो उसमें एक्सियल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है इक्वेटोरियल से। ठीक, रीज़न क्या है, रीज़न है कि यहाँ पे जो Cl है, ये जो सी कह रहा है, ये एफ है, एफ का साइज छोटा हो गया, और Cl यहाँ पे देखिए, इस एफ में तो जब भी कोई एफ फैक्टर आता है, एफ फैक्टर में साइज का कोई झंझट रखना ही नहीं आपको। मैंने आपको बॉन्ड एंगल में भी बताया था, एफ अलग ही रखना, एफ सबसे अलग ही रहता है इनसे। ठीक है, एफ में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है और कुछ नहीं चेक करना। एफ के अलावा कोई और आइटम आ जाए तो क्या करेंगे, साइज। मैंने बॉन्ड एंगल में बताया था तो आपको लेक्चर में, जब एफ, एच और Cl एक साथ आ गए तो मैंने कहा था एफ को इलेक्ट्रोनेगेटिव से कवर करो और बाकी एच और Cl को साइज से कंपेयर करो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो वाई वाली है, इनकी जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी हो गई, किससे, एक्सियल से। ये तो उल्टा हो गया, क्यों हो गया, Cl इज द बिगर देन एफ। Cl का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, एफ से। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना बड़ा साइज होता है, देखिए एटम का साइज जितना बड़ा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतनी बड़ी हो जाती है, यानी कि इसकी जो रेडियस है, कोवलेंट रेडियस, वो उतनी बड़ी होगी, रेडियस जितनी बड़ी होगी उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो Cl का जो साइज है वो बिगर हो गया एफ से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो इसलिए बड़ी हो गई, किस केस में, तो PCl वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई, किससे, PF से। हाँ, अगर यहाँ भी Cl होते, ये भी Cl, ये भी Cl, तो फिर कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती, एक्सियल वाली। अगर सेम एटम होते तो फिर कौन सी बड़ी होती, एक्सियल वाली, क्योंकि एक्सियल पे रिपल्सन ज्यादा है, क्योंकि वहां एंगल क्या है, 90 है, छोटा है, जबकि इक्वेटोरियल पे एंगल कितना है, 120। मगर यहाँ एंगल वाला झंझट नहीं रहा, क्योंकि एटम क्या हो गए, डिफरेंट। जब एटम डिफरेंट हो गए तो फिर क्या देखना है, पहले साइज देखोगे, साइज देखोगे, एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन बाद में देखोगे। आगे बात समझ में नहीं, तो पहले किसको प्रेफरेंस में लेंगे, साइज को। चलिए, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे तो ध्यान रखना, PCl5 के केस में बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी थी, एक्सियल की, मगर PCl3 F2 में जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल की बड़ी हो गई, किससे, एक्सियल से। क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल पे कौन आ बैठे हैं, Cl, और एक्सियल पे कौन जा बैठे हैं, F। F का साइज छोटा होता है, Cl का साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होने की वजह से, Cl का साइज बड़ा होने की वजह से PCl बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, किससे, PF से। तो एट इक्वेटोरियल पे क्या होगा, CCl रिपल्शन क्या होगा, जैसे जैसे Cl रिपल्शन क्या होगा, कम, वैसे वैसे कह सकते हैं बॉन्ड, यानी कि ये कह रहा है Cl जो Cl रिपल्शन है वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए Cl कहाँ बैठे, पहली बात तो इक्वेटोरियल पे बैठे, क्योंकि इक्वेटोरियल का एंगल क्या होता है, 120, जबकि एक्सियल का कितना होता है, 90। तो जैसे जैसे क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए Cl कहाँ लग गया, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि उनके बीच में एंगल क्या होता है, 120। चलिए खैर बात करें अब, ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर लोन पेयर ऑफ NH3। परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर निकालनी किसकी, लोन पेयर की, किसमें, NH3 मॉलिक्यूल में। NH3 मॉलिक्यूल में N पे एक लोन पेयर है, तो इस N पे जो लोन पेयर है उस लोन पेयर का पी करेक्टर निकालना है। तो समझिए मेरी बात, अगर बात करें, देखो बिल्कुल ओरल हम इसे निकाल सकते हैं, कैसे, समझिए। तो वो कह रहा है पी परसेंटेज बतानी, क्या आंसर है, वो 75% से ज़्यादा है, 75% से कम है, या 75% के इक्वल है, या 100% है। ये है जी NH3 में 3 NH बॉन्ड है और एक क्या है, लोन पेयर।
ये बिल्कुल इसकी अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं तो सिग्मा 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 और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो इनका सम कितना हो गया 4, 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp3। तो इन चारों ऑर्बिटल्स, ये 4 ऑर्बिटल होंगी ना, एक ऑर्बिटल तो लोन पेयर ले रही है और 3 ऑर्बिटल क्या बना रही है बॉन्ड, तो चारों ऑर्बिटल की हाइब्रिडेशन क्या है sp3 है। तो सभी में बिल्कुल क्या है s करेक्टर p करेक्टर बिल्कुल सेम होता अगर सारे के सारे बॉन्ड सेम होते तो, मगर सेम क्यों नहीं हुआ, एक आ गया लोन पेयर और बाकी 3 क्या है बॉन्ड। अब लोन पेयर कहां बैठता है जी, लोन पेयर जहां बैठेगा वहां पे एस करेक्टर बढ़ जाता है, या उल्टा कह लो लोन पेयर वहां बैठता है जहां एस करेक्टर ज्यादा है, या उल्टा कहिए लोन पेयर जहां बैठ गया होगा वहां पे एस करेक्टर बढ़ गया होगा। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता, थ्रीमेट्रिकल होता तो एस करेक्टर में क्या होगा 25% यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, जो 100% एस करेक्टर थी वो बाई 4 हो जाती, तो सब जगह 25%, 25%, 25% आती। तो मगर यहाँ पे क्या है लोन पर आ गया, तो जहां लोन पर बैठ जाएगा वहां पे एस करेक्टर 25% से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, कितनी ज्यादा होगी वो तो मैं बात पे नहीं जा रहा, मगर क्योंकि एग्जैक्ट उनने पूछी भी नहीं है, तो 25% से यहाँ ज्यादा हो गई होगी एस करेक्टर, क्योंकि लोन पर वहां जहां बैठता है वहां पे एस करेक्टर बढ़ जाती है, और जब यहाँ एस करेक्टर बढ़ गई होगी तो पी करेक्टर क्या है घट गई होगी। इन दोनों का किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे देखें, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे देखो तो पी करेक्टर और एस करेक्टर मिलके क्या होना चाहिए 100%, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 तो है, डी तो यहाँ आया नहीं, तो एस और पी मिलके कितनी होनी चाहिए 100%। तो देखिए, तो अगर यहाँ पे एस करेक्टर सब जगह 25-25% होती है अगर ये सिमेट्रिकल होता तो, मगर जहाँ यहाँ लोन पर आ गया तो लोन पर जहाँ आता है वहाँ पे एस करेक्टर बढ़ जाएगा, एस करेक्टर बढ़ जाएगा तो पी करेक्टर घट गया होगा। एस करेक्टर क्या है, अगर मैं सिमेट्रिकली देखूँ तो यहाँ 25% होना चाहिए था, मगर यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि लोन पेयर है, ये बॉन्ड है, लोन पेयर जहाँ लोन पेयर बैठता है वहाँ पे एस करेक्टर बढ़ जाता है, और एस करेक्टर बढ़ जाता है तो क्या होगा एस करेक्टर बढ़ गया होगा तो पी करेक्टर घट गया होगा। एस करेक्टर की चांसेस यहाँ थे कितने 25%, तो पी करेक्टर के कितने थे 75%, क्योंकि दोनों का मिलकर 100 होना है। ठीक है जी, यहाँ 25% एस का क्यों था, क्योंकि 4 बॉन्डों में डिवाइड होना है ये एस करेक्टर, तो 25 100 को 4 में डिवाइड करोगे तो 25% आ गया था, मगर लोन पेयर पे एस करेक्टर बढ़ जाएगा 25% से ज़्यादा होगा, तो ये एस करेक्टर बढ़ गया तो पी करेक्टर घट गया होगा, तो अगर ये 25% से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो गया होगा 75% से कम। तो आगे बात समझ में नहीं, यहाँ पे जो एस करेक्टर था वो इन 4 पोजीशन पे बटना है, तो 4 पोजीशन पे इक्वली अगर मैं बांट दूं तो 25% आएगा 25%, अगर यहाँ पे एस करेक्टर 25% होगा तो पी करेक्टर कितना होगा 75%, क्योंकि दोनों का मिलके किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना होना 100%। अब यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर पे एस करेक्टर बढ़ गया होगा, एस करेक्टर बढ़ गया होगा तो पी करेक्टर घट गया होगा, तो अगर ये 25% से ज़्यादा तो वो 75% से क्या हो गया होगा कम, तो आंसर तो कौन सा आ गया जी डायरेक्ट हमारा ये। तो यहाँ पे जो पी करेक्टर है लोन पेयर का पी करेक्टर क्या होगा 75% से कम हो गया होगा। चलिए, तो क्या बात समझ में आई, कह रहा है ऑल आर sp3, तो सबके सब sp3 हैं, तो इसमें 4 जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो सबकी सब कितनी है, सारी की सारी ऑर्बिटल क्या है sp3 हैं, तो कह रहा है ऑल आर sp3, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, सारे के सारे बॉन्ड अगर क्या है बिल्कुल सिमिलर है। चलिए, तो बैंड्स रूल क्या कहता है, लोन पेयर वहां आएगा जहां एस करेक्टर क्या है ज्यादा होगा, तो लोन पेयर वहां आता है जहां एस करेक्टर क्या होता है ज्यादा, या इस बात को उल्टी कह लो, लोन पेयर जहां जाएगा वहां एस करेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, लोन पेयर वहां जाएगा जहां एस करेक्टर ज्यादा होगा, या उल्टा कहो कि लोन पेयर जहां जाएगा वहां एस करेक्टर बढ़ जाएगा, तो जहां लोन पेयर गया होगा वहां एस करेक्टर होना कितना चाहिए था, यहाँ सब पोजीशन पे एस करेक्टर 25% होना चाहिए था, मगर जहां लोन पेयर पहुंच जाएगा वहां पे एस करेक्टर बढ़ जाएगा। चलिए, एग्जैक्ट अगर बात निकालें कि एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है यहाँ एस करेक्टर की, तो वो भी निकाल सकते हैं। ये कि एस इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, मगर जब एक लोन पर आता है तो ns3 के केस में ये बॉन्ड एंगल घट के कितना रह जाता है 107 के आसपास, क्योंकि लोन पर इन्हें रिपेल कर देता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। तो ये एंगल कितना हो गया 170, तो एस करेक्टर कैसे निकालें, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा s अपॉन s माइनस 1, थीटा है कितना 107 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, इसकी वैल्यू उसने गिवन कर रखी होगी, ये वैल्यू हमें गिवन नहीं होती, तो ये वैल्यू उसने गिवन कर रखी माइनस की 0.3 रख दीजिए, इसमें लगाइए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ से सोल्व करें तो ये s इजिकल टू आ गया 3/13, तो इसे सोल्व करेंगे तो आ गया 0.23। तो जो बॉन्ड है ये जो किसकी निकल के आई है एस करेक्टर, ये एस करेक्टर किसकी निकल के आई बॉन्ड की क्यों, क्योंकि ये एंगल किसके बीच का है बॉन्ड के बीच का, ना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का। ठीक है, चलिए, तो एस करेक्टर जो है किसका बॉन्ड का जो एस करेक्टर है वो कितना आ गया 0.23 का मतलब 23%। तो देखिए, टोटल एस करेक्टर है कितना 1 ही तो है, एक sp3 में एक s है और 3 p है, तो s कितनी है 1 है। चलिए, एस करेक्टर का मैं निकालूं लोन पेयर का,
तो लोन पेयर का अगर एस करेक्टर निकालूं तो किसका, वन में से माइनस कर दो किसका, वन में से माइनस कर दो किसका, बॉन्ड का। एक बॉन्ड का आया कितना था 0.23, तो तीन बॉन्ड ही तो है ये, तो तीन बॉन्ड का कितना होगा 3 इंटू 0.23, तो ये बॉन्ड का एस करेक्टर है और ये क्या होगा 100, टोटल है, टोटल कितना था 1, तो 1 में से माइनस कर देंगे किसका, बॉन्ड का जो एस करेक्टर था, तो किसका बच जाएगा, लोन पेयर का। तो देखिए कितना आ गया 0.31, 0.31 का मतलब 31%, और 31% का मतलब 25% से ज़्यादा आ रहा है। तो एस करेक्टर क्या है 25% से ज़्यादा आ रहा है, तो पी करेक्टर क्या होगा 75% से कम हो जाएगा। तो अगर पी करेक्टर निकालूंगा तो वन, टोटल मिलकर एस करेक्टर और पी करेक्टर मिलकर 1 होने हैं, तो 1 में से एस करेक्ट, अगर मैं 1 में से क्या माइनस कर दूं, एस करेक्टर माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा पी करेक्टर। देखो पी करेक्टर कितना आ रहा है 69%, यानी कि 75% से क्या आ रहा है कम। तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जब निकलेगी जब हमें क्या दे रखा हो, ये एंगल की वैल्यू दे देगा वो आपको, कॉस थीटा की वैल्यू। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें, कह रहा है गेट एस करेक्टर किसकी, लोन पेयर ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर होगा ओ पे, उस लोन पेयर का हमें एस करेक्टर निकालना, और ये गिवन है हमें कि कॉस 104 डिग्री की वैल्यू कितनी है, -0.25। चलिए वाटर की स्ट्रक्चर यही तो होती है, दो तो इस पे OH बॉन्ड होंगे और दो क्या होते हैं इस पे लोन पेयर। हाइब्रिडेशन की बात करें तो दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर, 4 इनका सम आ गया 4, 4 का मतलब sp3, ऑल सभी ऑर्बिटल्स क्या होंगी sp3 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 होंगी। चलिए तो जब एक s और 3p मिलकर क्या बनाती हैं sp3 बनाएंगे, और कितनी sp3 बनाएंगी 4, तो इस सब की सब ऑर्बिटल क्या होंगी sp3 होंगी। लोन पेयर की बात करें, अगर मैं बात करूं परसेंटेज की तो मैं बता सकता हूं भाई, सब जगह अगर मान लीजिए मैं क्या करूं, ये 4 में डिवाइड करूं, 4 में 100 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा 25%। अब क्या है, जहां लोन पेयर होगा वहां पे एस करेक्टर बढ़ गया होगा, तो जहां यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वहां पे एस करेक्टर क्या होगा, वहां पे एस करेक्टर बढ़ गया होगा, और यहाँ पे एस करेक्टर क्या हो गया होगा, घट गया होगा। तो वहां पे एस करेक्टर 25% से ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे एस करेक्टर क्या होगा 25% से कम हो गया होगा। ये तो हमें कन्फर्म हो गया, मगर वो एग्जैक्ट वैल्यू निकलवा रहा है तो एग्जैक्ट भी निकाल देंगे। चलिए तो लोन पेयर जहाँ भी हो गया होगा वहाँ पे परसेंटेज जो एस परसेंटेज होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी बढ़ गई होगी, तो यहाँ पे 25% होनी चाहिए, तो 25% से बढ़ गई ईच हर एक में। चलिए तो बात करें एग्जैक्ट वैल्यू की, तो कॉस थीटा इक्वल होगा एस अपॉन एस माइनस 1, और ये थीटा कॉस थीटा इसकी वैल्यू हमें दे रखी -0.25, एस अपॉन एस माइनस 1। इस वैल्यू को अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से एस निकल कर आता है 0.2, मतलब 20%। तो 20% क्या होगा, एस करेक्टर होगा, किसका है ये एंगल, किसका है, बॉन्ड के बीच का, तो बॉन्ड का एस करेक्टर कितना आ गया 20%, तो इसका 20%, इसका 20%, इसका 20%, इसका 20%, तो बचा कितना 60%, और 60% में से दोनों पे डिवाइड हो जाएगा 30 इसका 30 इसका। आगे बात समझ में नहीं, तो 30% इसका 30% इसका, बड़ा सिंपल सी बात है। तो अगर एस परसेंटेज निकाले लोन पेयर का तो टोटल क्या होगा, उसमें से आप क्या करें, टोटल है 1, 1 में से किसकी माइनस कर दो, बॉन्ड की एस करेक्टर माइनस कर दो। एक बॉन्ड की कितनी आई है 0.2, तो 3 इंटू 0.2, 1 माइनस 3 इंटू 0.2 कितना आ गया 1 माइनस 0.6 कितना बचा 0.4, 0.4 मतलब 40%, किसकी, हर एक लोन पेयर की, तो किससे बड़ी हो गई 25% से बड़ी हो गई। ये बात गलत है, ये ध्यान रखिए। कहाँ क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने बॉन्ड कितने मान लिए 3 मान लिए, बॉन्ड तो 2 ही तो हैं। तो क्या होगी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन होगी 1 माइनस 2 इंटू 0.2, क्लियर। तो कितना 1 माइनस 0.4, तो ये कितना बचा 0.6 बचा, किसका, लोन पेयर का, मगर लोन पेयर एक नहीं है 2 हैं, तो बाई क्या कर देंगे इसे 2 कर देंगे, तो एक लोन पेयर के हिस्से में कितना आएगा 0.3, मतलब 30%, और 30% 25% से तो ज़्यादा है। तो वो ओरल भी मैंने बता दिया था, जब आपने एक बॉन्ड का निकाल लिया कितना आ गया 20%, तो 20 इसका 20 इसका, तो कितना हो गया 40%, टोटल कितनी होनी 100, तो इनके हिस्से में कितनी बची 60%, 60 का भी हाफ करोगे तो 30% इसका 30% इसका। क्लियर हो गई बात। चलिए कंपेयर, ये बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ही आसान से आप देखिए, असली आप खेल देखते जाइए बस इसका बैंड रूल्स का। ये कह रहा है कंपेयर एन बॉन्ड लेंथ ऑफ N2O3 एंड N2O4। ये N2O3 और N2O4 में एन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ बतानी है, किस में ज़्यादा होगी, इसमें के इसमें। तो देखिए पहले तो हम क्या कर लें, इसकी स्ट्रक्चर बना लें, कौन सा है ये, ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड या देखिए ऑक्साइड की या ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर पे लेक्चर में डाल चुका हूं, कैसे स्ट्रक्चर बनती है, कहाँ पे इसमें एन बॉन्ड बनेगा, एन के बीच में ओ आएगा कि नहीं आएगा, ये सब मैं क्या कर चुका हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड के नाम से लेक्चर डाल चुका हूँ, वहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए तो फिलहाल इसमें एन बॉन्ड बनता है सब जगह, तो यहाँ पे एन बॉन्ड बनेगा,
इस पे कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 2 एक के हिस्से में जाएंगे, एक एक के हिस्से में। तो इस पे मैंने क्या लगा दिया, देखिए एक, इस पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसे एन की बैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3। अब ये एक और लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका लोन पेयर डोनेट, लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम कहानी यहाँ है, इधर एक एक ऑक्सीजन आ गया डबल बॉन्ड के साथ, तो इसकी बैलेंसी पूरी हो गई, और बैक्स ऑक्सीजन की बैलेंसी भी पूरी तभी होगी जब डबल बॉन्ड के साथ लगे, बाकी एक लोन पेयर इसका बच गया होगा। ठीक, ऐसी अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें N2O4 की, तो दो सेंट्रल एटम है, दोनों को जोड़ दिया। अब 4 ऑक्सीजन थे, दो इस पे दो इस पे, एक डबल बॉन्ड के साथ लगाते, इसका बैलेंसी क्या हो गई, नाइट्रोजन की पूरी हो गई 3, मगर एक ऑक्सीजन और बचेगा तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि N की जो नॉर्मल कोवलेंसी है वो कितनी होती है, 3, मगर कभी कभी ये 4 भी कर लेता है, अपने लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जिससे, तो इसमें अगर पूछ ले नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी है तो 4 है। चलिए खैर, ये स्ट्रक्चर हो गई। बात करें इस एन एन के बीच की, मान लीजिए इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है x, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी है y, तो इनमें कंपेयर करना है मुझे। तो देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, तो जहाँ लोन पेयर बैठेगा वहाँ पे एस करेक्टर बढ़ गया होगा। कितना बढ़ा उसकी बात नहीं, बढ़ गया होगा। जब यहाँ एस करेक्टर बढ़ेगा तो यहाँ घट गया होगा, यहाँ से एस करेक्टर उधर को खींचा चला गया होगा, तो यहाँ जहाँ भी लोन पेयर होगा वहाँ पे एस करेक्टर बढ़ गया होगा, और एस करेक्टर बढ़ गया होगा तो यहाँ एस करेक्टर घट गया होगा। क्लियर। चलिए वहाँ पे क्या है, अब ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ बैठते हैं, जहाँ पे एस करेक्टर क्या होता है, कम। अब यहाँ लोन पेयर का तो कोई झंझट है नहीं। या दूसरी बात कह लीजिए कि डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ बैठते हैं, या लोन पेयर कहाँ बैठते हैं, मल्टीपल बॉन्ड या लोन पेयर की बात करें तो वो कहाँ बैठेंगे। बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करिए पहले, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये ओ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो गया, जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पे एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पे एस करेक्टर कम होगा तो वहां एस करेक्टर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। किससे पता चला, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और यहाँ लोन पेयर से। चलिए, तो इस केस में यहाँ पे एस करेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया, और तो यहाँ एस करेक्टर घट गया, तो यहाँ एस करेक्टर घटा है, और जहाँ एस करेक्टर घटता है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एस करेक्टर के। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना बड़ा बॉन्ड एंगल, मगर बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी। तो यहाँ पे लोन पेयर जहाँ होगा वहाँ पे एस करेक्टर बढ़ेगा, अगर यहाँ एस करेक्टर बढ़ेगा तो यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि यहाँ से उधर ही तो जाएगा। और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहाँ भी होगा वहाँ पे एस क्या होगी, एस करेक्टर क्या हो जाएगी, कम, और यहाँ एस करेक्टर कम हो गई तो वहाँ एस करेक्टर बढ़ गई होगी, क्योंकि यहाँ के एस करेक्टर वहाँ भाग गई होगी। चलिए, तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ कम। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एस करेक्टर क्या होगी, एस एस परसेंटेज यहाँ लेस हो चुकी है, और यहाँ पे एस परसेंटेज क्या हो चुकी है, ज़्यादा। ठीक है, तो जहां एस परसेंटेज कम हो गई होगी वहां बॉन्ड लेंथ क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो एक्स लेंथ ज्यादा होगी किससे, वाई लेंथ से। तो एन एन बॉन्ड किसमें, एन एन की बॉन्ड लेंथ किसमें बड़ी होगी, N2O3 में एन एन बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी किससे, N2O4 से। क्लियर हो गई बात। एक और तरीका है अब इसमें, अब वो तरीका और सीख लीजिएगा। इन इन सच कंडीशन, इस टाइप की कंडीशनों में क्या करेंगे, इन सच कंडीशन ऑफ बेंट रूल चेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इस टाइप की कंडीशन में आपको क्या कर लेना है, बेंट रूल एक और है। क्या बेंट रूल, ये कहता है कि इस टाइप की सिचुएशन में आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, आप सेंट्रल एटम जो है इस टाइप के, अगर क्या है सेंट्रल एटम सेम हो, सेंट्रल एटम सेम हो, उन पर लगने वाले एटम इस टाइप से एक जैसे हो, हाइब्रिडेशन बिल्कुल सेम है, देखो सबकी हाइब्रिडेशन स्टेट भी सब कुछ सेम आएगी। तो जब हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम भी सेम, टर्मिनल एटम भी सेम, उनकी हाइब्रिडेशन स्टेट भी सेम, तो आप क्या कर लें, चेक कर लें। बेंट्स रूल क्या कहता है कि चेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। आप सेंट्रल एटम की क्या कर लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं किसकी, N2O3 की, तो O की कितनी होगी, -2, और ये है कितने 3, तो कितना हो गया -6। इसकी अगर -6 है तो N2 की कितनी होगी, +6, और +6 एक नाइट, ये कितने नाइट्रोजन है 2, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, +3। ऐसे अगर मैं यहाँ सोल्व करूंगा तो N की ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी आएगी, +4, क्योंकि O4 की हो जाएगी -8, तो इसकी होगी +8, N2 की होगी +8, तो एक नाइट्रोजन की होगी +4। तो यहाँ +3 और यहाँ +4, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा साइज उतना क्या होगा, छोटा। ध्यान रखिए, साइज फैक्टर बड़ा फैक्टर होता है, पहली बात तो, और दूसरी बात एफ को छोड़ के बाकी सब जगह साइज फैक्टर पकड़ लेते हैं। अब क्या है, अगर जितना, आपने सुना होगा कि कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, मैंने बताया था, सुना और कहाँ होगा। ठीक है, कैटायन का साइज जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू एनायन। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज घटता जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर एटम हो, प्लस ए, मान लीजिए ए एटम है, मान लीजिए एम है कोई मेटल,
m+1 m+2 m+3, तो m से छोटा साइज होगा m+1 का, उससे भी छोटा होगा m+2 का, उससे भी छोटा होगा m+3 का। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, जिससे साइज क्या होगा, कम, क्योंकि रेडियस कम होती जाती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन पे आउटर मोस्ट सेल के। अगर किसी पे माइनस बढ़ाते जाएं, a-1 a-2 a-3, तो क्या होगा, साइज बढ़ता चला जाता है। अगर हम जैसे बात करें आई की, तो आई प्लस, आई माइनस और आई जीरो, इनमें साइज कंपेयर करें तो आई माइनस का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा आई न्यूट्रल का, उससे छोटा आई प्लस का। तो प्लस चार्ज, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होगा, तो अगर प्लस चार्ज बढ़ेगा, ये कह सकते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी, तो साइज क्या है, घटेगा, और साइज घटेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है, घट जाती है। जितना छोटा साइज होगा उतनी रेडियस क्या होगी, छोटी, रेडियस छोटी होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही +3, इसमें कितनी आ रही, +4, तो जिसमें क्या होगा, जिसमें साइज, जिसमें चार्ज क्या होगा ज़्यादा, उसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। तो जिसमें चार्ज ज़्यादा उसका साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी। क्लियर। अब देखिए जैसे कंपेयर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी इन दोनों में, कौन सी, एन बॉन्ड लेंथ। चलिए, तो यहाँ देखिए, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, एन बॉन्ड लेंथ, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड की लेंथ हमेशा छोटी होगी सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर आ जाता है तो बाकी सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर चलेगा, बाकी फैक्टर बाद में। तो बात है सिंगल सिंगल बॉन्ड है तब ये चलेंगे, या डबल डबल हो तब चलेगा, या ट्रिपल ट्रिपल हो तब चलेगा। एक डबल एक सिंगल, तो बात फिर तो बॉन्ड ऑर्डर से चेक करिए, फिर तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ हमेशा बड़ी होती है डबल से। चलिए खैर, इसमें बात चेक कर लो, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए। बेंट रूल आप क्या तो ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर लो या एफ से। जैसे यहाँ एफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस करेक्टर क्या हो गया होगा, कम, यहाँ कम हो गया होगा तो वहाँ एस करेक्टर ज़्यादा हो गया होगा, और यहाँ एस करेक्टर, जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो गई होगी, वहाँ ज़्यादा। तो इससे भी कर सकते हैं, मगर सबसे अच्छा तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एच किस में जाएंगे, +1 में, तो ये +1 तो ये -1, ये +1 तो वो -1, तो ये -1 कितना हो गया, -2, ये +1 तो ये -1, ये +1 तो ये -1, और एन के बीच में सेम एटम है, इनकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही, -2 यहाँ देखें तो F माइनस में, ये प्लस में, क्योंकि F की इलेक्ट्रिसिटी N से ज़्यादा है। 1 क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो इधर -1 उधर +1, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस इस पे प्लस, सेम एटम के बीच में कोई चार्ज नहीं आता, इन बॉन्ड की वजह से फिर -1 +1, यहाँ -1 फिर +1, तो इस पे क्या हो गया, इस पे प्लस का चार्ज आ रहा है, जबकि उस पे क्या आ रहा है, माइनस का। तो जिस पे चार्ज ज़्यादा है, तो जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई होगी। ये वैसे भी देख लीजिए, यहाँ पे एफ थे, जहाँ एफ लगेंगे वहाँ पे एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम, यहाँ एस करेक्टर कम हो गया होगा तो वहाँ एस करेक्टर बढ़ गया होगा, और एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए, तो जैसे तो प्लस चार्ज बढ़ेगा, इस पे माइनस का चार्ज था, इस पे -2 था, उस पे +2 था, तो प्लस चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ, तो इसमें देखिए अगर हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, कौन सी बॉन्ड लेंथ, ओ सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो एफ, ये एफ क्या करेंगे, जहाँ एफ होगा वहाँ पे एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम, एस करेक्टर कम होगा तो यहाँ एस करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एस करेक्टर बढ़ गया होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई होगी, घट गई होगी, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गई होगी, तो इसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, तो ये आंसर होगा। अब बात कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो देखिए इस पे +1 तो इस पे -1, इनकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं, सेम एटम है, इसकी फिर -1, इस पे +1, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे माइनस और लेस पे प्लस, और सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1, डबल बॉन्ड है तो -2 +2, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही, -1। यहाँ देखिए F जाएगा -1 में तो ये +1 में, ओ की वजह से कोई होगा नहीं, तो इसकी वजह से फिर ये +1 और ये -1, क्योंकि F की इलेक्ट्रिसिटी O से ज़्यादा है, तो यहाँ चार्ज कितना आ रहा है, प्लस, वहाँ कितना आ रहा है, माइनस, तो जितनी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी, तो इसमें बॉन्ड लेंथ इसमें ज़्यादा हो जाएगी। सेम कहानी यहाँ हो जाएगी। इसमें क्या होगा, अगर H जाएंगे +1 में, कितने H हैं, 3, तो ये किस में जाएगा, -3, तो यहाँ कार्बन किस में आ गया, -3 में। यहाँ F जाएगा -1 में, कितने F हैं, 3, तो ये जाएगा +3, तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट +3 है, इसमें कितनी है, -3, तो जिसमें प्लस की ज़्यादा है उसमें क्या होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, क्योंकि जितना प्लस चार्ज ज़्यादा उतना साइज क्या होगा, छोटा, कैटायन का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है एनायन से, तो यहाँ साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, छोटी। चलिए नेक्स्ट, और देखिए ये कह रहा है कंपेयर गिवन द प्रॉपर्टी, कंपेयर करना इन मॉलिक्यूलों में वो प्रॉपर्टी जो गिवन कर रखी है, कौन सी जी, ये 4 है, तो CH4 है जी,
इस पे एक एच हटा के क्या लगा दिया, एक एफ। इस केस में दो एक और एच हटा के एक एफ और लगा दिया, दो एफ हो गए। इसमें एक एच हटा के एक और एफ लगा दिया, तीन एफ हो गए। तो एक तो कंपेयर करना है किसको जी, इसको, इस बॉन्ड लेंथ को, इस सी एच जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ को। इसे x1 कह रहे हैं, इस केस में x2 कह रहे हैं, इस केस में x3 कह रहे हैं, और इस केस में x4 कह रहे हैं। चलिए, इसमें तो कोई H था नहीं, इसमें तो सब जगह बिल्कुल सेम एटम थे, तो एस करेक्टर सब जगह सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। कितना, 25%, 25%, 25%। यहाँ F लगा तो यहाँ एस करेक्टर थोड़ा सा, एस करेक्टर यहाँ पे क्या हो गया होगा, घट गया होगा। एस करेक्टर यहाँ घटेगा तो यहाँ एस करेक्टर बढ़ गया होगा। इसमें कितने एफ हो गए, दो हो गए, तो एस करेक्टर ज्यादा घट गया होगा, तो उधर एस करेक्टर भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि दो एफ मिलकर एस करेक्टर यहाँ कम होगा, तो वहां क्या होगा, देखिए इधर एस करेक्टर कम होगा तो इधर बढ़ जाएगा, इधर से इधर को भाग जाएगा या उधर से उधर को, ठीक है। तो यहाँ एस करेक्टर बढ़ गया होगा और ज्यादा बढ़ गया होगा। उसमें कितने एफ आ गए, 3, तो एस करेक्टर उधर एफ पे क्या होगा, तीनों एफ पे कम हो गया होगा, तो अकेले पे इस पे तो बढ़ेगा। तो अगर वहां एस करेक्टर ज्यादा कम हो रहा है, कितने कितने बार कम हो रहा है, 3, क्योंकि 3 एफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एस करेक्टर बढ़ेगा वो कितना होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो सबसे जितना ज्यादा एस करेक्टर, उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। एस करेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ एस करेक्टर के इन्वर्सली होती है। तो देखिए, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता जाएगा तो इससे ज्यादा एस करेक्टर इसमें, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, तो एस करेक्टर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। क्लियर। अब बात करें, ये एंगल है एच के बीच में, ए बी और सी, किसका एंगल है ये, एच का, एच के बीच का, नहीं कि एच सी एच के बीच का एंगल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे क्या है, देखिए इस साइड में तो बिल्कुल एस करेक्टर 50-50% रहा, मतलब 25-25%। इधर क्या है, एफ आ गया, तो एफ ने क्या करा होगा, एस करेक्टर उधर घट गया होगा, तो इधर एस करेक्टर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। और एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। उधर एस करेक्टर और कम हुआ होगा, तो इधर इधर दोनों जगह एस करेक्टर और बढ़ गया होगा, और एस करेक्टर बढ़ गया होगा तो बॉन्ड एंगल और बढ़ गया होगा। तो इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें, इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें, क्योंकि उधर एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगने का मतलब है, यानी कि, और दूसरी बात एफ लगने का मतलब है एस करेक्टर घटा देगा। एस करेक्टर घट जाएगा तो इधर घटेगा तो उधर बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ एस करेक्टर 25%, तो इस बॉन्ड का एस करेक्टर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इस बॉन्ड का एस करेक्टर और ज्यादा हो जाएगा। तो ए से ज्यादा बी, एस बी, और बी से ज्यादा सी। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। अब बात कर लें अल्फा और बीटा की। अल्फा और बीटा एंगल किसके हैं, एफ एफ के बीच के हैं। एफ एफ के बीच में एंगल क्या है, कम होगा। ठीक, एफ एफ के बीच में एंगल क्या होगा, कम, क्योंकि क्या है, अगर मैं बात करने लगूँ इस एंगल और इस एंगल में, अगर मैं बात करने लगूँ अल्फा और सी में, अल्फा और सी में कंपेयर करूंगा तो सी एंगल बड़ा होगा, अल्फा एंगल छोटा होगा, क्योंकि वहां पे एस करेक्टर कम हो चुका है तो बॉन्ड एंगल कम हो गया होगा, और यहाँ पे एस करेक्टर बढ़ चुका है तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया होगा। अगर ये सारे के सारे सिमेट्रिकल एटम होते तो यहाँ पे जो एंगल है सब जगह कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि सब sp3 तो है। अब यहाँ पे एफ एफ है तो यहाँ पे एस करेक्टर घट गया, तो यहाँ बॉन्ड एंगल घट गया होगा और यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ गया होगा। अगर मैं अल्फा और सी में कंपेयर करूँ तो सी एंगल बड़ा होगा, अल्फा छोटा होगा। मगर बात कर रहा है ये अल्फा और बीटा की, ये भी एफ एफ के बीच का और ये भी एफ एफ के बीच का है। यहाँ भी एस करेक्टर घटा है और यहाँ भी एस करेक्टर घटा है, तो ज्यादा एस करेक्टर कहाँ घटेगा, जहाँ ज्यादा एस करेक्टर घटा होगा वहां पे क्या है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक, चलिए तो बात करें तो बॉन्ड एंगल एस, एक एक बॉन्ड के हिस्से में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसमें बात करूं तो यहाँ पे इस ऐसे समझो, उल्टा समझिए इसको, क्या है, ये दो एच मिलके एस करेक्टर को क्या करेंगे, खींचेंगे। यहाँ पे दोनों मिलके क्या करेंगे, एस करेक्टर को अपनी तरफ बढ़ाएंगे, तो उधर के एस करेक्टर को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये दो मिलके, समझिए मेरी बात को जरा ध्यान से, ये दो एच मिलके अपने एस करेक्टर को बढ़ाएंगे तो उन दोनों के एस करेक्टर को घटा लेंगे। ऐसे समझ लो ये एच इन एफ की दोनों की पिटाई करते हैं, तो एक एच, ये वाला एच इसकी पिटाई करेगा, ये इसकी पिटाई करेगा। अगर ये 5 थप्पड़ मारे और ये भी 5 थप्पड़ मारे, ऐसे समझिए कि ये कितने हैं, ये अगर ये भी क्या कर रहा है, ये भी 3 थप्पड़ मार रहा है, ये भी 3 थप्पड़ मार रहा है, तो ये 3 थप्पड़ इसके हिस्से में पड़ जाएंगे, ये 3 थप्पड़ इसके हिस्से में पड़ जाएंगे, तीन दोनों पे 3-3 हो जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब ये बेचारा ये चला गया, ये एक और आ गया इसका, अब ये अकेला मिलके क्या करेगा, अपने एस करेक्टर को बढ़ाएगा, उनके एस करेक्टर को घटाएगा। तो ये 3 थप्पड़ मारता था अगर, तो
तो 3 थप्पड़ क्या है, तीनों थप्पड़ इसे इन तीनों के मानने पड़ेंगे, तो एक इसका लगेगा, एक इसका लगेगा, एक इसका लगेगा। तो एस करेक्टर क्या है, एस करेक्टर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा तो, मगर क्या है उधर जितना घटना था उतना नहीं घटेगा। इसका इसका जो बढ़ा है वो जितना इसका बढ़ेगा उतना उनका घटेगा, मगर वो घटना का जो है वो तीनों पे बढ़ जाएगा, तीनों पे बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के एस करेक्टर इस केस में कम घटेगा। तो सबसे अगर पर्टिकुलर एक बॉन्ड की बात करें, देखिए ऐसे समझो, यहां पे अकेले ने कितना एस करेक्टर कर लिया, इस अकेले ने मान लीजिए 5% एस करेक्टर बढ़ा लिया। अगर सिमेट्रिकल होता तो 25 25 25, इनने 5% क्या कर लिया, इसने 5% घटा दी, तो कितनी हो गई, 20% रह गई इसकी। इसके हिस्से में एस करेक्टर कितना आ गया, 20%। ये दोनों मिलके घटा रहे हैं, मान लीजिए दोनों मिलके कितने घटा रहे हैं, दोनों मिलके एस करेक्टर कितना घटा दिया, दोनों ने मिलके एस करेक्टर घटा दिया 8%। मगर एक तो एक के हिस्से में कितना घटा, 4, इसके हिस्से में घटा 4, इसके, और वहां तो अकेला ही कितना घट गया था इसके हिस्से में, 5%। इन तीनों ने मिलके मान लीजिए कितना, इन तीनों ने मिलके मान लीजिए 9% एस करेक्टर क्या कर लिया, कम कर लिया, मगर एक के हिस्से में तो कितना आएगा बेचारे के, 3% आएगा। तो इसमें एक के हिस्से में टोटल परसेंटेज एस करेक्टर कितना डिक्रीज कर रहे हैं, ये 9%, ये कितना डिक्रीज कर रहे हैं, ये कितना कर रहे हैं, 8%, ये कितना डिक्रीज कर रहा था अकेला, एक 5%, तो 5% डिक्रीज कर रहा था, और एक के हिस्से में आ रहा था 5 का 5। यहाँ 8% डिक्रीज कर रहे थे, मगर 2 में बटेगी तो एक के हिस्से में 4 आ रही थी। यहाँ क्या है, 3 मिलके 9% घटा रहे थे, मगर एक के हिस्से में कितनी आएगी, 3। तो ऐसा सिस्टम है। तो पर बॉन्ड अगर मैं देखूंगा तो पर बॉन्ड एस करेक्टर इस केस में ज्यादा कम होगा, इस केस में थोड़ा कम होगा, इस केस में और भी कम होगा। तो जितना एस करेक्टर, तो यहाँ पे अगर एक पर बॉन्ड की ओवरऑल एवरेज देखूं तो टोटल एस करेक्टर में डिक्रीजमेंट तो इस केस में सबसे कम, इस केस में और ज्यादा, इस केस में और ज्यादा, मगर पर एक एफ एटम के लिए एस करेक्टर का चेंज देखूं तो वो इस केस में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे सबसे क्या होगा, अगर हम बात करें तो इस केस में डिक्रीजमेंट ज्यादा हुआ पर एटम के लिए, पर एफ के लिए। तो पर एफ के लिए यहाँ पे एस करेक्टर ज्यादा घटा है, वहां पे कम घटा है, यहाँ पे और भी कम, और जितना एस करेक्टर कम घटेगा मतलब एस करेक्टर उतना ज्यादा है। ऐसे कह सकते हैं, इसमें एस परसेंटेज इसका आएगा 20%, तो इसका आ गया होगा 22%, और इसके एक एफ के हिस्से में वो कितना आया होगा, मिलके 23%। ठीक है, तो इसमें एस परसेंटेज कुल मिला के इससे ज्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा होगा, तो अल्फा से बड़ा एंगल कौन होगा, बीटा होगा। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात थी, तो जरा समझ के चलें। ठीक है, चलिए कंपेयर बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल की बात करें, देखो एफ एच सी एल वही बिल्कुल जैसे बॉन्ड एंगल में हमने आपको पढ़ाया था। तो कैसे कंपेयर करेंगे, बॉन्ड एंगल में जब सेंट हाइब्रिडेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, सेंट, तो फिर क्या चेक, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते थे, सेंट्रल एटम का या टर्मिनल एटम का। सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम वाला कॉन्सेप्ट कब लगता था, जब सेंट्रल एटम पे या तो लोन पेयर हो या सेंट्रल एटम पे लगने वाले जो बॉन्ड है वो एक से ज्यादा टाइप के हो। तो फिलहाल तो सेंट्रल एटम भी सेम है, हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर सेम, और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है। लोन पेयर है तो ये सेंट क्या चल जाएगा, सेंट्रल एटम या टर्मिनल एटम वाला फंडा चल जाएगा। और टर्मिनल एटम या सेंट्रल एटम में क्या देखेंगे, सेंट्रल एटम तो सेम है, टर्मिनल एटम डिफरेंट है। और टर्मिनल एटम डिफरेंट अगर एफ है, एच है और सी एल है, तो एफ में तो क्या लगाते थे हम, एफ में तो लगाते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बाकी में क्या लगाते थे, साइज। वही यहाँ करेंगे। तो सेंट्रल टर्मिनल एटम पे लगने वाला एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एंगल क्या हो जाता था, कम। और बाकी में क्या करते थे, साइज जैसे सेंट्रल एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता था। और सेंट्रल एटम पे लगने वाली जो टर्मिनल एटम है उनकी इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल कम होता है, और साइज जितना बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ता था। तो ये ऑर्डर होता था, इससे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें, इससे ज्यादा इसमें। अब बैंड्स रूल लगा लो। बैंड्स रूल क्या कहता है, बैंड्स भी वही कहता है कि जहां पे तुम्हें एफ दिखाई दे जाए, जहां भी एफ दिखाई दे जाए तो एफ क्या कर देंगे, एस करेक्टर को बहुत कम कर देंगे। एस करेक्टर एकदम से क्या हो जाएगा, कम। एस करेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ठीक है, एस करेक्टर कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो इस केस में बॉन्ड एंगल कम हो गया होगा, और उस केस में क्या होगा, उन केस में क्या चल लोगे, उन केस में साइज देख लोगे। एस से बड़ा साइज किसका है, सीएल का। जितना बड़ा साइज होगा उतना स्टेरिक रिपल्शन होगा, जितना स्टेरिक रिपल्शन होगा उतना बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा। तो स्टेरिक रिपल्शन, तो यहाँ पे क्या चलेगा, स्टेरिक रिपल्शन, तो वेंट रूल नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ वेंट रूल नहीं लगेगा, वेंट बस एफ में लगा लिया करो। तो स्टेरिक रिपल्शन, तो वेंट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। तो क्या होगा, एफ से बड़ा साइज किसका हो गया, वाटर हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन से बड़ा हो गया किसका, साइज का। इसमें तो क्या चल गया, वेंट रूल, और इनमें क्या चल गया, स्टेरिक रिपल्शन। क्लियर हो गई बात। देखिए
ये बहुत और अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही एकदम सुंदर एग्जाम्पल है। देखिए तुमसे नहीं, तुम तो इससे ज़्यादा सुंदर हो। चलिए देखो, तुम्हारा तो मुकाबला ही नहीं है भाई। देखिए इधर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए इधर एफ दिखाई दे रहे हैं, इधर एच। एफ क्या करेंगे, यहाँ पे एस परसेंटेज क्या हो गई होगी कम, तो इधर एस परसेंटेज क्या हो गई होगी इंक्रीज, बस बात खत्म हो जाए। तो उधर बोन एंगल क्या हो गया होगा, घट गया होगा। इधर बोन एंगल क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ये क्या रहेगा बीच में, नहीं समझे, ये दो एफ के बीच का, ये एफ और एच के बीच का, ये एच एच के बीच का। तो यहाँ पे क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा कम और यहाँ पे एस करेक्टर थोड़ा कम। तो बोन एंगल सबसे ज्यादा कम यहाँ, सबसे ज्यादा कम यहाँ और सबसे ज्यादा यहाँ। तो यहाँ बीच में क्या होगा, यहाँ पे बोन एंगल क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा मगर इससे कम होगा। और यहाँ तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आगे बात समझ में। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे बड़ा कौन होगा, अल्फा, और सबसे कम कौन होगा, गामा। बीटा बीच में टंग जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें इसकी। इस सेम कहानी यहाँ पे। अब इसमें क्या लग गया था, इसमें बैंड रूल नहीं। एफ है तो क्या लगाओ, बस अब तो पकड़ ली, समझ के आगे बात नहीं। एफ है तो बैंड लगा दो, लोन पे है बैंड लगा लो, तो बाकी खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख लेंगे, यहाँ पे आप हम क्या देख लेंगे, अब यहाँ स्टेरिक रिपल्शन। तो यहाँ सी एल क्या करेंगे, सी एल बड़े साइज हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो यहाँ का बोन एंगल क्या होगा, यहाँ का बोन एंगल बढ़ जाएगा, तो वहाँ का बोन एंगल घटेगा। अगर एक तरफ का बढ़ेगा तो दूसरी तरफ का घटेगा। और ये तो क्या है, ये घटना शुरू होगी, ये बढ़ना शुरू हुआ, तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा बढ़ेगा। अगर इसमें बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ेगा, मगर इसमें ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ एच और यहाँ सी एल और एच के बीच का रिपल्शन होगा, जबकि वहाँ सी एल के बीच का रिपल्शन है। वहाँ दो बड़े एटम है, यहाँ एक बड़ा एटम है, एक छोटा है। ठीक है, तो यहाँ बोन एंगल बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा, मगर जितना यहाँ बढ़ेगा उससे कहीं ज़्यादा यहाँ बढ़ेगा। और यहाँ तो घट गया होगा। तो इसमें कंपेयर क्या होगा, सबसे बड़ा कौन हो गया होगा, सी, उससे कम बी और सबसे कम ए। क्लियर। अगर बात करें चलो बस और बात नहीं करते, इतनी बात रहने देते हैं। यहाँ देखिए, कंपेयर एनर्जी वेरियर फॉर द फ्री रोटेशन एस एस बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनके थ्रू रोटेशन हो जाती है, जो डबल बॉन्ड है वहां रोटेशन क्या है, रुक जाती है। चलिए, तो ये कह रहा है इस बॉन्ड के थ्रू हमें क्या बताना है, एस एस बॉन्ड के थ्रू कंपेयर करना है एनर्जी वेरियर। एनर्जी वेरियर मतलब वो एनर्जी, देखिए अगर मुझे एस एस के थ्रू रोटेशन करनी है तो रोटेशन करने के लिए मुझे कितना बॉन्ड एनर्जी लगानी पड़ेगी जिससे ये क्या हो जाए, रोटेट होना शुरू हो जाए। यह समझिए क्या होगा अगर इसमें दो केस हैं। एक तो क्या है, एक तो क्या, कौन सा कह रहा है, S2F2, और एक क्या ले रहा है, S2Cl2। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, S पे F लगे हैं। पहली बात तो इनकी जो स्ट्रक्चर बता दूं, ये ओपन बुक की तरह स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से। जब इसको पैक करते हैं तो ये इस टाइप का, ये एक ओपन बुक बनती है, इस टाइप के ये कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जैसे H2O2 भी इसी का भाई है। H2O2 O2 F2, ये आप घर पर कर लियो। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है ओपन बुक की तरह। ये इस टाइप से यहाँ से ये ए होता है ये। ठीक है, सेम कहानी है। तो बात करना है इनकी, इसमें एफ है, जो एफ है तो क्या कर लगाइए, बैंड्स पकड़ लीजिए तुरंत। एफ दिखाई देगा तो बैंड्स रूल। एफ क्या है, एफ एस करेक्टर को क्या कर देगा, कम। यहाँ एस करेक्टर कम होगा तो वहाँ ऑटोमेटिक एस करेक्टर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। क्लियर। अब देखिए, ये अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, थोड़ी देर के लिए बात कर लें। यहाँ रिपल्शन प्रिपल्शन का तो कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि कोई बॉन्ड एंगल वेंगल तो निकाल नहीं रहे। तो ये इसके थ्रू रोटेशन देख रहे हैं। ये मोर, यहाँ पे क्या है, ये एफ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ये क्या करेगा, एस करेक्टर को कम कर देगा। यहाँ एस करेक्टर कम होगा तो वहाँ एस करेक्टर बढ़ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ एफ और सी एल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सी एल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या करेगा, एस करेक्टर क्या होगा, ये भी जहाँ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो भी एस करेक्टर को थोड़ा कम करता है, मगर एफ जितना कम करेगा उतना कम नहीं करेगा ये। तो जितना एफ, ये क्या करेगा, एफ ज्यादा एस करेक्टर को कम करेगा, तो यहाँ पे एस करेक्टर को बढ़ाएगा भी, क्या ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, ये एस करेक्टर को जितना एफ कम करेगा उतना कम नहीं करेगा, कुछ कम करेगा, कुछ कम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, एस करेक्टर को बढ़ाएगा मगर उतना ज्यादा नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इन दोनों बॉन्ड की बात करूं एस एस की, तो यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड की कंपेयर करूं तो इस केस में एस करेक्टर ज्यादा होगा, उस केस में एस करेक्टर इसके कंपेरिजन में कम होगा, लेस। वहां से कम लेस नहीं कर रहा मैं। इन दोनों बॉन्ड की अगर कंपेरिजन देखूं तो इसमें और इसमें एस करेक्टर क्या होगा, इसमें मोर होगा, इसमें कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एस करेक्टर बढ़ाने वाला है वो कौन है, एफ। क्योंकि एफ वहां घटा देगा तो यहाँ बढ़ा देगा। और जबकि यहाँ पे जो एस करेक्टर बढ़ाने वाला है वो कौन है, सी एल। और सी एल उतना ज्यादा एफ करेक्टर घटाता नहीं, जब यहाँ इतना घटाता नहीं तो यहाँ पे उतना बढ़ेगा नहीं।
तो मोस्टली एस करेक्टर कहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ। तो इस बॉन्ड में एस करेक्टर ज़्यादा है, और एस करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी बैरियर होगा भैया रोटेशन का। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी रोटेट नहीं होने देगा ये। देखिए कैसे, आप कहोगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू तो जी रोटेशन हो ही जाती है, कैसा ही बॉन्ड हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही। सिंगल बॉन्ड से ज्यादा किसकी स्ट्रेंथ होती है, डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ट्रिपल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में यानी कि रोटेशन होती नहीं। अगर जैसे जैसे आप समझिए कोई सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, अगर किसी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, उसमें पार्शियल करैक्टर बढ़ता जा रहा है, किसका, मल्टीपल बॉन्ड का। तो इसलिए रोटेशन क्या होती जा रही, कम। इसलिए एनर्जी रोटेशन एनर्जी बैरियर क्या होगी, उसमें ज्यादा होगी। तो आपको ध्यान रखना, जिसमें क्या होगा, मोर एस करेक्टर, जिस सिंगल बॉन्ड में मोर एस करेक्टर होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी रोटेशन के चांसेस यहाँ कम होंगे, और रोटेशन के चांसेस कम होंगे तो भैया क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बैरियर किसका, फ्री रोटेशन का ज्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी बैरियर ऑफ फ्री रोटेशन क्या होगी, इंक्रीज। तो किस केस में ज्यादा हो जाएगी एनर्जी बैरियर फ्री रोटेशन की, इस केस में एनर्जी बैरियर ज्यादा होगी। मतलब इसमें मुश्किल से रोटेशन होगी, इसमें आसानी से रोटेशन हो जाएगी एज कंपेयर टू इस। क्लियर। देखिए, तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सुनिए, बहुत छोटी सी प्यारी सी बात बताता हूँ। आपको मैं नस्ल बताता हूँ। घोड़ों में क्या है, घोड़ों में 4 तरह की नस्ल होती है। घोड़ों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक रेस है। सिलेक्शन लेना नीट में या आईटी में ये एक रेस है, क्योंकि तमाम बच्चे क्या करते हैं, 10-12 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कि एक रेस है। इस रेस में तो आपको भी पता है कि घोड़ों की रेस में कौन घोड़ा जीतता है। क्या वो घोड़ा जीतेगा जिसे चाबुक मारना पड़े, ठीक है, जिसे दौड़ने के लिए मारना पड़े, या फिर वो जिसे क्या है, जो बगैर ही चाबुक लगे, यानी कि जरा से इशारे से, पैरों के इशारे से दौड़ने लगे। तो सुनिए, तो 4 किस्म के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा तो वो जिसे जितना मारो उतना ज्यादा हट करता है कि चल के नहीं देंगे, सनम आप कितना ही मान लीजिए हम तुम्हारी सुनकर नहीं देंगे, ठीक। और एक घोड़ा वो होता है जिसे मानने की जरूरत नहीं है, जिसे सिर्फ कोड़ा फटकारो, कोड़ा फटकार दो, उसकी फटकार की आवाज से क्या है, दौड़ना शुरू कर देता है। एक ऐसा घोड़ा होता है। और एक ऐसा घोड़ा होता है जिसे कोड़ा फटकारने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोड़ा दिखाओ, सिर्फ कोड़ा दिखाया, देखने मात्र से क्या है, वो दौड़ना शुरू कर देता है। और एक और किस्म के घोड़े होते हैं जिन्हें क्या है, कोड़ा दिखाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ परछाई, परछाई देख के ही क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो अब आप समझिए आपका घोड़ा कैसा है, ठीक है। आप कौन इन 4 कैटेगरी में से कौन से घोड़े हो, क्योंकि आप रेस जीतोगे कि नहीं जीतोगे, कौन सा घोड़ा रेस जीतता है मुझे नहीं मालूम। अब आप खुद सोच लीजिए, इसका रिजल्ट निकालिए कि इनमें से कौन सा घोड़ा रेस जीतेगा, ठीक है। और आपका घोड़ा वैसे मैं बताऊं कौन सा है, आपका घोड़ा तो वो है, तुमने देखा होगा छोटे से बच्चे क्या करते हैं, जब बिस्तर पे या किसी भी चीज को क्या कर लेते हैं, घोड़ा बना लेते हैं, बिस्तर पे बैठ जाते हैं और बिस्तर का कान पकड़ के करते हैं, चल मेरे घोड़े टक टक टक, चल मेरे घोड़े टक टक टक। वो घोड़ा कहाँ तक जाता है, कितना चलता है, वो आपको भी पता है, मुझे भी। आपका घोड़ा वैसा ही है, कितना ही चला लियो आपका घोड़ा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। फिलहाल जिस घोड़े पे आप सवार हो वो घोड़ा कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए मैं कहता हूं कि सुनिए लेक्चर को ध्यान से, कैसे, जैसे म्यूजिक को सुनते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, आप अगर बात उठती है आपके अंदर कि मुझे याद नहीं रहता, तो इसका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कि आपने चीजों को सुना नहीं है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो कभी इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनने का मतलब आपने वो बात नहीं पकड़ी, इसमें जो मेन बात है, जो मेन बात हर लेक्चर में 1 या 2 मेन बात हैं जो चीजों को क्या कर रही हैं, यानी कि आंसर दे रही हैं। तो वो बात पकड़िए जो बात क्या कर रही है, यानी कि क्वेश्चनों का आंसर दे रही है, ठीक है। थैंक्स।